तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है केंद्रक की संरचना। तो आज गाइज हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ठीक है, जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। ठीक है, तो केंद्रक जो है ना गाइज, वो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी केंद्रक की 1831 में। ठीक है, तो केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। और ये केंद्रक जो है ना सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होंगी, ठीक है, वो सब केंद्रक वाली होंगी। और जिनमें नहीं पाया जाता वो होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। करेक्ट। ओके गाइस। और ये सब कैसे होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, माइकोप्लाज्मा होता है और बैक्टीरिया। तो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए केंद्रक की संरचना में क्या होता है। केंद्रक गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है गाइस। और इसके अंदर क्या होता है, एक तो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से होता है और कहीं कहीं पर ये मेम्ब्रेन जो है ना छिद्रित होती है, जहाँ पे ये दिखाएगा ना, देख लीजिए। ये न्यूक्लियर पोर होते हैं गाइस। ठीक है, तो कहीं कहीं पर ये दोहरी झिल्ली से बना होता है। सबसे पहली बात तो यही है कि ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से बना होगा। और कहीं कहीं पर ये क्या होगा, छिद्रित होगी, पोर पाए जाएंगे। तो इनको हम न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोर कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहा जाता है। उसके बाद ये बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, और इसको कहा जा सकता है न्यूक्लियर एनवलप या के- केंद्रक झिल्ली। ओके, केंद्रक झिल्ली डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से बनी होती है और कहीं कहीं पे छिद्रित होती है, जिनको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसके अंदर एक, ठीक है, मध्य में क्या होता है, एक एक और छोटी गोलाकार संरचना होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके अलावा ये क्रोमेटिन धागे होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये धागे जो दिखाई दे रहे हैं, धागे जैसी संरचना क्रोमेटिन धागे होते हैं, ये बाद में गुणसूत्र बनाते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय छोटे और मोटे होकर क्या बना देते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। इस केंद्रक झिल्ली के चारों ओर आप देख रहे हैं, ठीक है, धागे जैसी संरचनाएं, ये जैसे रस्सी की तरह बाहर की तरफ जो लगी हुई हैं, ये सारी संरचनाएं, इनको ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, इसके चारों ओर लिपटी रहती है और इस पर छोटे छोटे गोले पाए जाते हैं जिनको हम राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होते हैं। और केंद्रक और क्रोमेटिन धागे जिस द्रव्य में ये घुले हुए पाए जाते हैं या बिखरे हुए रहते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव्य। ठीक है गाइस, चलिए देख लेते हैं केंद्र की संरचना के बारे में। केंद्र की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दोहरी झिल्ली होती है, अभी मैंने आपको बताया। और ये क्या काम करती है, अंदर और बाहर जो पदार्थों का आवागमन है वो न्यूक्लियर पोर्स द्वारा ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है केंद्र के अंदर जो एक तरल होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म। ठीक है, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम न्यूक्लियोलस उपस्थित रहते हैं और ये एक तरल होता है। ठीक है, तरल संरचना होती है। फिर आता है, देखिए गाइस, क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन धागे। तो क्रोमेटिन धागे जो होते हैं ये धागेनुमा संरचनाएं होती हैं और इनमें जीन्स होते हैं जो वंशानुगत जानकारी को वहन करते हैं। ओके, फिर आता है न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस। ये आरएनए से भरपूर गोल संरचना होती है, इसमें ये आरएनए का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, आरएनए से भरपूर गोल संरचना होती है, राइबोसोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइबोसोम का निर्माण करना इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है, न्यूक्लियोलस का, केंद्रिका का, जो छोटी संरचना होती है गाइस। केंद्र के कार्य समझ लेते हैं। कोशिका की जो सभी गतिविधियों का नियंत्रण करता है, केंद्र को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है गाइस। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आता है गाइस, ठीक है, डीएनए तथा आनुवंशिक सूचना का संचरण। इसमें जीन पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। फिर आता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, मैसेंजर आरएनए बनाकर ये राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण के लिए दिशा निर्देश देता है। फिर आता है कोशिका विभाजन। मियोसिस और माइटोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वंशानुगत गुणों का संचरण, माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है। कोशिका की वृद्धि और विकास में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गाइस। तो यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।